स्टूडेंट हमारा अगला जो टॉपिक है वो है 4.8 और वो है नॉन कन्वेंशनल मेथड और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। कि हमारे पास जो स्टूडेंट दो तरह की एनर्जी सोर्सेज होते हैं, कि होते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज वो होते हैं स्टूडेंट हमारे पास जो कि हमारे पास हम फॉसल फ्यूल से हम जो है लेते हैं, वो हमारे पास कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं। हमारे पास फॉसल फ्यूल जितने भी हैं, हमारे हाइड्रोकार्बन जो हैं जो अर्थ क्रस्ट के अंडर जो है वो बरीड होते हैं, जिसको हम क्रूड ऑयल का नाम देते हैं, और उससे डिफरेंट उसकी क्या कहते होते हैं, उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके जो है हम उससे डिफरेंट कंपोनेंट्स लेते हैं। गैसोलीन होगी, पेट्रोल हो गया, डीजल ऑयल हो गया, हमारे पास जो है सुई गैस, जो कि हमारे पास सुई की फॉर्म्स, जिसे मीथेन गैस का नाम देते हैं। डिफरेंट हाइड्रोकार्बन जो है उस क्रूड ऑयल से निकाले जाते हैं, वो हमारे पास कन्वेंशनल सोर्स है, जो कि कन्वेंशनली यूज़ होता है। कोयला हो गया, कोक होगी, कोल होगी, वहाँ से भी हम जो है एनर्जी जो गेन करते हैं, हमारे पास कन्वेंशनल सोर्सेज हैं। जबकि हम बात करने लगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की, जो कि इतने प्रोमिनेंट नहीं है, इतने इनका रवाज नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर जो है इनकी डिमांड जो है इन मेथड्स की, इनके सोर्सेज को यूटिलाइज करने की वो बढ़ जानी है, क्योंकि हमारे पास कन्वेंशनल सोर्सेज में हमारे पास जो नेचुरल रिजर्वायर है वो खत्म होते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। जी स्टूडेंट, समंदर के अंदर, ओशन में, सी के अंदर जो है टाइड्स डेवलप होती हैं, टाइड्स बनती हैं, लहरें बनती हैं, वो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून होती हैं, जो चांद उसकी कशिश शकल की वजह से। तो अप्रोक्सीमेटली रफली ये आइडिया लगाया गया है कि ट्वाइस अ डे जो है वो चांद से जो है वो लहरें डेवलप होती हैं 2 दफ़ा, जिस वजह से जो है समंदर का पानी हरकत में रहता है। तो उन टाइड से भी जो है हम एनर्जी जो लेते हैं वो इस तरह लेते हैं, हम जो है एक बेसिन बना लेते हैं टाइड्स के, समंदर के अंदर एक जगह पे बेसिन बना लिया जाता है, एक डैम की तरह होता है, एक साइड पे बना लिया जाता है। जब टाइड जो है सी शोर के पास भी बना सकते हैं हम, जब टाइड्स आती हैं बेसिन इस तरह बना लिया जाता है कि ये हमारे पास एक बेसिन आ जाता है, जो आपकी बुक के अंदर भी बना हुआ है, और ये हमारे पास वो लेवल है, ये हमारे पास बेसिन है, और ये हमारे पास जो है ये सी लेवल है। जबकि ये हमारे पास बेसिन बना हुआ है, जहाँ पे जब ये टाइड्स ने आना है, जब हाई टाइड्स होंगी तो पानी यहाँ पे एलोकेट होता जाना है, इकट्ठा होता जाना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम जो है, जैसे कि आपकी बुक के अंदर भी डायग्राम बनी हुई है, हम यहाँ पर जो है एक बना लेते हैं इस तरह करके। हम यहाँ पे टरबाइन लगा लेते हैं इस जगह पे। तो यहाँ पे ये इसका वॉल्व है, ये वाला सुराख है इसका, आपकी बुक के अंदर डायग्राम बनी हुई है। इसके वॉल्व को जब हम जो है क्लोज रखते हैं, बंद रखते हैं, यहाँ पे क्लोज रखना है। जब टाइड्स अप होनी है, जब टाइड्स ने आना है, तो पानी इसमें स्टोर होता जाना है। जैसे ही टाइड्स जो है लो होनी है, हमने इस वॉल्व को क्या कर देना है, ओपन कर देना है। जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं तो ये पानी जो इसके अंदर जो था, ग्रेविटेशन पुल की वजह से जो है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से पानी ने जो है वो क्या करना है, दोबारा लोअर एरिया की तरफ मूव करना है, यानी कि इसने मूव करना है टुवर्ड्स द सी दोबारा फिर। तो ये जब इसमें से पास आउट होता है इस वॉल में से, तो यहाँ लगी हुई टरबाइन जो होती है, रील जो होती है, उसको क्या करता है, मूव कर देता है। तो इसको ये मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे वो टरबाइन मूव करना शुरू होती है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर की तरह काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। दूसरा जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो है एनर्जी फ्रॉम वेव्स। जी स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से भी, और दूसरी वजह जो है विंड की वजह से भी, जो विंड है समंदर की जो होती है हमारे पास, सी ब्रीज इन्हें हम कहते हैं। सी ब्रीज जब चलती हैं, जो विंड जो है जो इंटरेक्ट करती है ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन, जो है सी के साथ जो है, वो जब पानी की सतह के साथ जो है इंटैक्ट होती है, टच होती है, उस वजह से भी लहरें पैदा होती हैं, टाइड्स पैदा होती हैं, वेव्स पैदा होती हैं। एक्चुअली वो स्मॉल वेव्स होती हैं। अगर टाइड्स और वेव में ये फर्क है, टाइड्स होती हैं ड्यू टू द मून पुल की वजह से, यानी कि हमारे पास ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून की वजह से जो है टाइड्स होती हैं, उनकी जो शेप होती है, उनके जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा, टाइड्स ऐसे होती हैं, जबकि वेव्स हमारे पास ऐसे होती हैं।
वेव्स जो है वो ड्यू टू द विंड जो है, ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द विंड जो है टू द इंटैक्ट सरफेस ऑफ द वाटर जो है उसकी वजह से पैदा होती हैं। तो उसके लिए जो है हमारे पास प्रोफेसर सॉल्टर जो था उसने एक डिवाइस इंट्रोड्यूस करवाई है कि उन वेव्स से हम किस तरह एडवांटेज ले सकते हैं, उनकी मैकेनिकल एनर्जी को हम किस तरह यूटिलाइज करके जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसको नाम दिया है सॉल्टर डक का। सॉल्टर डक हमारे पास जो है एक डिवाइस है जो कि प्रोफेसर सॉल्टर ने जो है वो इन्वेंट की थी, उसको नाम दिया गया सॉल्टर डक का। सॉल्टर डक जो है हम क्या करते हैं, हम वेव्स के ऊपर जो है, अगर ये मेरे पास वेव्स है इसके ऊपर हम ऐसे जो है एक सॉल्टर डक है वो रख देते हैं। सॉल्टर डक के दो पॉइंट्स होते हैं, इसकी एक पॉइंट ये वाला है जो कि नॉर्मल टू द वाटर रहता है, ये वाला पॉइंट, इसको हम नाम देते हैं बैलेंस फ्लोट का। ये हमारे पास जो वेव्स के ऊपर जो है फ्लोट करता है, इसको नाम देते हैं हम बैलेंस फ्लोट का, जो ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर बैलेंस रहता है। जबकि दूसरा जो है हमारे पास ये वाला पॉइंट जो है, जो आपकी बुक के अंदर बहुत क्लियर डायग्राम बनी हुई है, इसकी फिगर दी गई है, बल्कि कलरफुल फिगर दी गई है, जिसे नाम देते हैं डक फ्लोट का। तो स्टूडेंट ये डक फ्लोट जो होता है ये टू एंड फ्रो मोशन कर सकता है, यानी ये डक फ्लोट्स ऐसे बने हुए, ये ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर सकते हैं। इनकी टू एंड फ्रो मोशन से हम जो इनकी जो मोशन है इसको हम यूटिलाइज करके अपने टर्बाइंस को मूव करा सकते हैं। अगर हम गरारी सेट यूज करें तो ये टू एंड फ्रो मोशन से जो है वो गरारी मूव करेगी और कंटिन्यूसली वेव्स जो है मूव करती रहती हैं ड्यू टू द विंड। तो इस तरह जो है कंटिन्यूसली ये डक फ्लोट जो है ये मूव करेगी और इसके जो पॉइंट्स, जो डक फ्लोट पॉइंट्स है, इनके नीचे अगर हम गरारी सेट लगा दे, गरारी लगा दे, तो वो टर्बाइन को क्या करेगी, मूव करेगी। इस तरह भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरी जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है सोलर एनर्जी। स्टूडेंट यूनिवर्स के अंदर जो है डिफरेंट स्टार्स हैं, उनके जो उनके ऊपर जो है स्टार्स के ऊपर जो है एक्सप्लोजन होता रहता है, उनके फ्यूजन रिएक्शन होता है, जिस वजह से ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होती है। तो हमारा सन भी एक स्टार है, इसके ऊपर भी फ्यूजन रिएक्शन होता है, एक्सप्लोजन होता है, तो हमारे पास जो है ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है अर्थ सरफेस पे जो पहुंचती है। तो रफली जो आइडिया लगाया गया है कि इन क्लियर डेज जो है हमारे पास 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर जो है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर सोलर एनर्जी जो है एंटर होती है। जबकि ड्यू टू द अब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर वेव्स, वाटर पार्टिकल्स, वाटर डस्ट पार्टिकल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, मॉइस्चर जो होता है वो उसको क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और तकरीबन क्लियर डेज के अंदर हमारे पास जो है 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर हमारे पास जो है सोलर एनर्जी जो है वो अर्थ सरफेस पे पहुंच पाती है। और ड्यू टू रिफ्लेक्शन होती है, हमारे पास क्लाउड्स के अंदर रिफ्लेक्शन हो जाती है। तो मैक्सिमम जो है क्लियर डेज होते हैं जब क्लाउड्स कम बने होते हैं, तो 1 क्लाउड नहीं होते, 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर जो है एनर्जी जो है हमारे अर्थ सरफेस जो है पहुंचती है। अगर हम इस एनर्जी को यूटिलाइज करें एक बेनिफिशियल जो है मेथड से, तो हम जो है इसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो सोलर एनर्जी को स्टूडेंट आजकल जो है दो तरह हम इसको यूज कर सकते हैं, एक सोलर कलेक्टर की फॉर्म में। सोलर कलेक्टर क्या होते हैं हमारे पास, सोलर कलेक्टर आपकी बुक के अंदर बना हुआ है 93 पेज के ऊपर, कि हमारे पास सोलर कलेक्टर एक हमारे पास ग्लास पैन होता है, जिसके अंदर से हम पाइप्स जो होते हैं उनको गुजारते हैं। उन पाइप्स में से क्या होता है, उनमें से वाटर जो होता है वो रश कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। उस ग्लास पैन को हम जो है उसकी सरफेस जो होती है उसे हम ब्लैक कोटिंग कर लेते हैं। लाइट ब्लैक कोटिंग करने से ये होता है कि एनर्जी जो होती है ब्लैक कलर सारी एनर्जी को ट्रैप करता है, वो एनर्जी जो है वाटर के अंदर अब्सॉर्ब होती है और वाटर जो हीट अप होता है। अगर हम इसी सोलर एनर्जी को हम कॉन्सेंट्रेट कर सकें, उसको फोकस कर पाए उस कलेक्टर के ऊपर, उस ग्लास पैन के ऊपर कलेक्टर के, जिनमें से पाइप्स गुजर रहे हैं, वाटर पाइप गुजर रहे हैं, तो हम जो है मैक्सिमम जो है नॉर्मल जो है 70 डिग्री तक जो है हम उसमें से हम जो है जो वाटर जो है अप टू 70 डिग्री जो है पर डे जो है वो उसका टेम्परेचर राइज होता है, बॉयल होता है 70 डिग्री तक जो है, जबकि 100 डिग्री पे जाकर वाटर में बॉयल होना आता है। अगर हम वाटर को प्योरली बॉयल करना चाहते हैं, अगर हम स्टीम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमने फोकसिंग लेंस यूज करना है, कन्वर्जिंग लेंस यूज कर सकते हैं, या हम मिरर यूज करके हम जो है उस लाइट को फोकस कर सकते हैं। मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक चैम्बर है जिसमें से पाइप गुजर रहे हैं, ग्लास में इसको कोटिंग की हुई है, इसमें जो है सनलाइट आगे स्ट्राइक कर रही है इसके ऊपर। तो इसको मैं अगर फोकसिंग करवा दूं इस तरह कि सारी की सारी लाइट जो है इसके ऊपर फोकस करे, साइडों पे फोकस ना करे, तो मैं अप टू 100 डिग्री जो है इसको बॉयल करवा सकता हूं वाटर को और जो है स्टीम में कन्वर्ट कर सकता हूं।
इस कलेक्टर को, जो सोलर कलेक्टर है, जिसमें जो है इसने सनलाइट को ट्रैप करना है। इसके अलावा सोलर एनर्जी को हम जो है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, जिसे सोलर सेल का नाम भी देते हैं, हमारे पास जो है आजकल जो इसका कन्वेंशनल मेथड के अंदर भी वो आता जा रहा है, जबकि ये नॉन कन्वेंशनल मेथड है। इसका जो है हमारे पास सोलर सेल जो है बहुत सारे इस्तेमाल होने शुरू हो गए हैं। सोलर सेल जो कि हमारे पास सेमी कंडक्टर हमारे पास मटेरियल्स हैं, सिलिकॉन से बना होता है, ये वेफेयर होते हैं, चिप्स होती हैं सिलिकॉन की, तो इनसे जो है डायरेक्ट जो है हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं। इसमें होता ये कि जैसे ही सनलाइट जो है उस फोटो इलेक्ट्रिक सेल यानी कि सिलिकॉन वेफेयर के ऊपर स्ट्राइक करती है, तो वो जो फोटॉन्स होते हैं लाइट के, वो एनर्जाइज करते हैं, वो एक्साइट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेमीकंडक्टर, यानी सेमीकंडक्टर के, सिलिकॉन के, जर्मेनियम के, इनके इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, उनको एक्साइट कर देते हैं। वो एक्साइट होने से जो है वो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप करते हैं। उसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो हम जो है अपने नॉन सनी डेज के अंदर या क्लाउडी डेज के अंदर या विंटर सीजन डेज के अंदर या नाइट के अंदर जो है, नाइट डे के अंदर हम जो है उस एनर्जी को अगर हम स्टोर कर लें हम निकल कैडमियम बैटरीज के अंदर, तो उस एनर्जी को हम जो है नॉन सनी डे के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक डायरेक्ट मेथड है जो आजकल बहुत आम होता जा रहा है, जिसे हम सोलर सेल का नाम देते हैं, और वो एक सिलिकॉन वेफेयर या जर्मेनियम वेफेयर होते हैं, चिप्स होती हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनी हुई, जिन पे अगर जो है सनलाइट पड़ती है तो वो सनलाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, फोटोन को, एनर्जी को, और अपने उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेड होते हैं और वो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप करते हैं। उस एनर्जी को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम जो है सेव कर सकते हैं बैटरी के अंदर। उससे बाद में जो है हम जो है अपना घर के होम अप्लायंसेस को जो है रन कर सकते हैं, हम फैन चला सकते हैं, हम अब टीवी जो है ऑन कर सकते हैं, उस पर हम अपने इलेक्ट्रिकल फ्रिज जो है हम वो यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस हम उस पर रन करवा सकते हैं अगर। लेकिन उसके लिए ये होता है कि हम जो है लार्ज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, हमारे पास जो सोलर सेल्स हैं उनको हम अकोमोलेट करके एक हम शीट बनाते हैं, उसके ऊपर जो है हम उन्हें अकोमोलेट कर लेते हैं, उनको वहाँ पे जो है हम इकट्ठा करके जो है नंबर ऑफ सेल्स से हम जो है हाई वोल्टेज जो है एनर्जी जो है ले सकते हैं। दूसरा हमारे पास अगला टॉपिक है वो आता है एनर्जी फ्रॉम बायोमास। जी स्टूडेंट्स, एनर्जी फ्रॉम बायोमास का मतलब ये है कि हमारे पास जो है एनिमल डंग वगैरह हो गया, जबकि हमारे पास जो है प्लांट वेस्ट हो गया, हमारे पास क्रॉप वेस्ट हो गया, या लिविंग थिंग्स जो मटेरियल बनते हैं उसे बायोमास का नाम देते हैं। तो बायोमास से जो हम एनर्जी लेते हैं वो दो तरह के मेथड से हम लेते हैं। एक है हमारे पास डायरेक्ट कंबस्टन मेथड, दूसरा हमारे पास फर्मेंटेशन मेथड। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट कंबस्टन मेथड हमारा क्या है टू गेन द एनर्जी। जी बायोमास जो है एनिमल डंग हो जाए, हमारे पास जो है वेस्ट, प्लांट वेस्ट हो जाए, हमारे पास फ्रूट वेस्ट हो जाए, कोई भी लिविंग थिंग का वेस्ट हो, तो स्टूडेंट उसको अगर हम डायरेक्ट जो है अगर हम कंबस्ट करते हैं, अगर हम उसको ड्राई करने के बाद एनिमल डंग को ड्राई कर लो, या आप जो है क्रॉप जो होता है वेस्ट होता है उसको ड्राई कर लो, या आपका गार्बेज वगैरह जितना भी आप फूड मटीरियल जो है आप उसे ट्रैश कर देते हो, उसको अगर हम डायरेक्ट कंबस्ट करें एक कन्फाइंड कंटेनर के अंदर, क्लोज कंटेनर के अंदर, तो वहाँ से जो कंबस्टन से जो है हमारे पास हीट डेवलप होनी है, उस हीट को हम यूज़ कर सकते हैं। उसे हम यूज़ कर सकते हैं स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए। वो स्टीम जो है वो रन करेंगी हमारी उसको टर्बाइंस को, इस तरह हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है गेन कर सकते हैं। हम जो है हॉट वाटर उससे ले सकते हैं, हम बाथिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं उसको। इसके अलावा हम जो है उससे हम हॉट बाथ, हॉट शावर ले सकते हैं, जबकि उसका सबसे बेस्ट जो है यूटिलाइजेशन वो ये है कि हम उसको डायरेक्ट कंबस्ट करवा के कन्फाइंड एरिया के अंदर हम उससे जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, टर्बाइंस को मूव करवा के, इलेक्ट्रिकल जनरेटर को मूव करवा के। दूसरा मेथड जो है बायोमास का वो है फर्मेंटेशन मेथड, जिसमें जो है हमारे पास बायो इंजाइम जो है मेथड जो इसको कहा जाता है बायो इंजाइम मेथड, ये इसमें जो बैक्टीरियम होते हैं वो इस पे एक्ट करते हैं, और वो हमारे पास जो एक बायोमास होता है वो जब रोट होना शुरू होता है, गलना सड़ना शुरू हो जाता है, तो उसके नतीजे में हमारे पास दो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। एक होती है हमारे पास अल्कोहल, वाटर, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। उस अल्कोहल को हम गैसोलीन की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्कोहल को स्टूडेंट, वो अल्कोहल जो होती है ईजिली कंबस्टेबल होती है, अल्कोहल को आग लग जाती है बड़ी ईजिली, जस्ट लाइक पेट्रोल और गैसोलीन वगैरह। तो हम जो इस फर्मेंट प्रोसेस से जो है, जबकि ये फर्मेंट प्रोसेस जो है ये अल्कोहल हम जो प्रोड्यूस करते हैं वो हम विस्की वाइन वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए, मेडिसिन के लिए हम यूज़ करते हैं, जबकि अगर हम इसे लार्ज स्केल के ऊपर यूज़ करें फर्मेंटेशन प्रोसेस को, हमारे पास जो
बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं हमारे, उनके ऊपर अगर हम फर्मेंट प्रोसेस लगवाएं तो हम जो है वहाँ से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अल्कोहल गेन कर सकते हैं, जो कि इन प्लेस ऑफ गैसोलीन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला हमारे पास जो है एनर्जी सोर्स, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, वो है एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स। जिस वेस्ट प्रोडक्ट मैंने पहले बताया कि हमारे पास ये बायोमैस से रिलेटेड है। जितनी हमारे पास घरेलू वेस्ट प्रोडक्ट है उनसे भी हम अपनी एनर्जी जो है कंबस्ट करवा के एनर्जी जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरी हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी है। जिस स्टूडेंट वो एनर्जी जो कि अंडर द अर्थ क्रस्ट सेव है हमारे पास, जो कि हमारे पास अंडर द अर्थ क्रस्ट के अंदर जो एनर्जी होती है उसे नाम देते हैं जियो ज़मीन थर्मल, यानी कि हीट गर्म जो है ज़मीन जो है अंडर अर्थ क्रस्ट जो है, जो रॉक्स हैं, जो मेल्टेड रॉक्स हैं इन फॉर्म ऑफ लावा जो है एनर्जी जो है उसे नाम देते हैं जियोथर्मल एनर्जी का। जियोथर्मल एनर्जी के अंदर जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं इसकी, एक रेडियो एक्टिव डिके, रेजिडुअल हीट ऑफ अर्थ है हमारे पास। दूसरा हमारे पास कंप्रेशन ऑफ मटेरियल है। जिस स्टूडेंट अंडर द अर्थ क्रस्ट जो है रॉक्स जो हैं जब मेल्ट होते हैं, जब वो डिके होते हैं रॉक्स जो है, तो उसके अंदर जो है एलिमेंट्स होते हैं रॉक्स के अंदर हमारे पास, तो वो एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी होते हैं जिनसे जो है एनर्जी हम गेन कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास रेजिडुअल हीट ऑफ अर्थ है, ज़मीन के कुछ हिस्से जो कि हमारे पास वोल्केनिक अर्थ्स है हमारे पास, जहाँ पे वोल्केनोज पाए जाते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर जो है अंडर द अर्थ क्रस्ट जो है अप टू 10 किलोमीटर जो है अप टू 10 किलोमीटर हाई है। वहाँ पे जो है डायरेक्ट हम इस हीट जो है हम गेन कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट जो अप्रोच कर ले वहाँ तक हीट तक, तो हम जो है अगर हम वहाँ से अपने पाइप भी हम वहाँ से गुजारें तो वहाँ पे पाइप से जो पानी गुजरना है वो स्टीम की फॉर्म में बनेगा। उस स्टीम को हम जो है हॉट शावर के लिए, गर्म कुकिंग के लिए, इसके अलावा अगर हम जो है लार्ज स्केल के ऊपर हम इसको गेन करना चाहें तो हम जो है हम इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो हैं, टर्बाइन जो है, उनको हम मूव करवा सकते हैं फ्रॉम द स्टीम जो प्रोड्यूस होनी है, रेजिडुअल हीट जो है। इसके अलावा हमारे पास जो है हॉट स्प्रिंग्स का नाम दिया जाता है हमारे पास कंप्रेशन ऑफ मटेरियल जो है अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है हमारे पास। ये आपके सारी जो है डिस्कस किया गया है आपके पेज नंबर 95 के ऊपर। कंप्रेशन ऑफ मटेरियल जो है डीप इनसाइड द अर्थ अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे जो हीट जनरेशन है, जिसमें हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी का है, उसे गेजर का नाम दिया गया है, जो हमारे पास हॉट स्प्रिंग कहलाते हैं, कि वो एरियाज जहाँ पे अर्थ क्रस्ट के नीचे हमारे पास जहाँ पानी भी पाया जाता है और जहाँ पे हीट भी होती है, तो वो पानी क्या होता है हीट की वजह से चेंज होता है किसके अंदर, स्टीम की फॉर्म में वेपराइज हो जाता है, और उनका प्रेशर जो है अंदर अर्थ क्रस्ट जो है इतना ज़्यादा होना शुरू हो जाता है कि वो अर्थ को क्रस्ट करके उसको बस्ट करके बाहर आ जाता है प्रेशर के साथ, जिसे हम नाम देते हैं हॉट स्प्रिंग का। ये ज़मीन की जो अर्थ है वहाँ पे स्पेसिफिक एरियाज़ हैं, ख़ास एरिया जहाँ पे टेम्परेचर जो है अंडर द अर्थ क्रस्ट हैवी है, हाई है, और उसके अलावा वहाँ पे वाटर भी पाया जाता है, जहाँ पे वो वाटर जो है वेपराइज होता है, और जब बहुत ज़्यादा स्टीम का प्रेशर हाई हो जाता है तो वो अर्थ को बस करके फाड़ के बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग। तो वहाँ पे ये इनकी अगर वहाँ पे हम जो है टर्बाइंस लगा दी जाएं तो उन टर्बाइन से भी हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो गेन कर सकते हैं। उन टर्बाइन से भी हम जो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी ले सकते हैं, हीट की फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट ये जो बस्टिंग आउट जो है इसकी हॉट स्प्रिंग की, ये कोई इंटरवल, खास इंटरवल से नहीं होती, ये नॉन इंटरवल ही होती है। तो कोई स्पेसिफिक इनकी नंबर ऑफ इंटरवल्स नहीं है कि पर डे कितने हॉट स्प्रिंग्स जो हैं वो बस्ट होते हैं फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। तो ये था आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इसका सोलर एनर्जी इंपॉर्टेंट है, जियोथर्मल एनर्जी इंपॉर्टेंट है, एनर्जी फ्रॉम टायर्स इंपॉर्टेंट है, एनर्जी फ्रॉम वेव्स इंपॉर्टेंट है, एनर्जी फ्रॉम बायोमास इंपॉर्टेंट है। आपने इन सब टॉपिक्स को एक दफ़ा गो थ्रू करना है।